आज हमारा लेक्चर 3 है उसी टॉपिक में इंट्रोडक्शन टू द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आज का हमारा जो टारगेट है वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना कि वो क्या होती हैं और उनके टाइप्स पढ़ना कि कितनी तरह की होती हैं। सेकंड हमारा जो दूसरा टॉपिक है ट्रांसलेटर होते क्या हैं और वो कितनी तरह के होते हैं। आज के हमारे ये दो टारगेट हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और कह सकते हैं पहला टॉपिक है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कितनी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये करंटली अभी आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड पूरा ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको इसमें अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। सो चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। एक प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा होता है किसी भी लैंग्वेज की। अब इसको एग्जैक्ट समझने से पहले आप ऐसे समझिए, इंग्लिश से तो आप सब फेमिलियर होंगे। तो जैसे सपोज़ आपको पता है कि जैसे सिंगुलर टर्म के साथ इज़ आता है, प्लूरल के साथ आर आता है, या पास्ट सेंटेंस के लिए पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट के लिए आप वर यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ रूल्स हैं। या पहले होता है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये एक रूल है एक लैंग्वेज का। ऐसे ही कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम में क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो किसी काम को करने के लिए लिखा गया होता है। जो इंस्ट्रक्शन लिखे गए होते हैं वो पर्टिकुलर लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। यानी कोई भी, जैसे आप जो पढ़ेंगे सब्जेक्ट में वो सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में जब आप इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे तो उन इंस्ट्रक्शन को लिखने के कुछ रूल्स होंगे कि आप इस तरह से यूज़र से वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं, या इस तरह से स्क्रीन पे प्रिंट करा सकते हैं, या आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो एक तरह से इन अ नटशेल कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अ वोकेबलरी एंड अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स फॉर इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। देखिए, एक वोकेबलरी होती, आप पहले समझिए, इंग्लिश के टर्म्स में समझाती हूँ कि जैसे समझो कि आपका एक तरह से वोकेबलरी होती है, आपकी ABCDEFGH है, आप वर्ड्स यूज़ करते हैं अलग अलग। ऐसे ही ग्रामेटिकल्स रूल्स होते हैं, आप कैसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, आप ऐसे लिखते हैं ना। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वोकेबलरी होती है। मैं आपको कुछ ऐसे बताती हूँ वोकेबलरी। जैसे होती है एक प्रिंट एफ। अभी क्या है आप इतना ध्यान मत दीजिए, बस ऐसे समझिए वोकेबलरी है प्रिंट एफ, वॉइड मेन सॉरी, ये क्या है, एक फंक्शन है। अभी क्या होता है मुझे पता है आपको नहीं समझ आएगा, मतलब समझिए जैसे आप ABCD पढ़ते हैं या इंग्लिश में हिंदी में का खा गा लिखते हैं, ऐसे ही आप जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वोकेबलरी होती है। जैसे प्रिंट एफ एक फंक्शन, प्रिंट एफ एक ऐसी चीज़ है, फंक्शन ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप स्क्रीन पे किसी भी चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं। स्कैनिंग पे ऐसी चीज़ है, होता ही फंक्शन है पर अभी आपको नहीं पता क्या होते हैं फंक्शन। समझिए एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप यूज़र से कोई भी वैल्यू इनपुट ले सकते हैं। तो ये वोकेबलरी है। अब इनको यूज़ करने के कुछ रूल्स होंगे, इनको लिखने के तरीके होंगे सो दैट आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करा सकें। ठीक है, तो ये होती है एक वोकेबलरी और सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स जो इंस्ट्रक्ट करती है कंप्यूटर को, यानी कि कंप्यूटर को बताती है किसी भी टास्क को कैसे करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी यूज टू क्रिएट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या यूज़ की जाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अभी आपको बताया था कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करके लिखे जाते हैं। और सेम टाइम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, भाई आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कह सकते हैं एक वोकेबलरी है, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उन्हें किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। कुछ
द टर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो टर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो नॉर्मली किसके लिए रेफ़र की जाती है? हाई लेवल लैंग्वेज। अब आप कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज एक तरह की लैंग्वेज है। अब इसको डिटेल में तो हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, बट आपको एक रफली आइडिया दे देती हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज है क्या। ये एक तरह की लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो प्रिंटफ लिखा है, स्कैनफ लिखा है, आपको अभी नहीं पता ये है क्या, पर क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं? इसे आप समझ पा रहे हैं कि, या आप इसे प्रोनाउंस तो कर पा रहे हैं? अच्छा, अगर मैंने लिखा है इफ़ एल्स, ठीक है, आपको नहीं पता ये कैसे यूज़ होगा, पर इसको इंग्लिश में देख के आप समझ पा रहे हैं, या तो इफ़ वाला पार्ट चलेगा या फिर एल्स वाला पार्ट चलेगा। इतना तो बेसिक समझ पा रहे हैं। यानी कि ऐसी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन ईजिली समझ सकता है। अब ऐसे समझो, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, सिंपल टर्म में समझो। मैं आपसे कहती हूँ आप अपना लैपटॉप ओपन कीजिए, उसके बाद आप एक वर्ड फाइल पे कुछ भी लिखिए जो आपको लिखना है। मतलब सपोज़ कंप्यूटर के बारे में आपको एक पीडीएफ या सपोज वर्ड फाइल बनानी है, वर्ड फाइल बना के उसे सी ड्राइव में सेव कीजिए, या फिर वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके कल मुझे ला दीजिएगा। ये लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है, ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली है। लेकिन अगर मैं आपसे सेम टाइम पे ऐसे बोलूँ 0 0 करिए, 0 1 करिए, 1 1 0, आपको समझ आया? नहीं। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहा जाता है जिसको ह्यूमंस समझ सकते हैं या प्रोग्रामर समझ सकते हैं, ठीक है। तो टर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजुअली रिफर टू हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि C++, जावा। आपकी जो ये सब्जेक्ट है वो मेनली फोकस करता है सी, बट आने वाले मतलब जब आप आगे कभी जब भी और लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको C++, जावा का भी आइडिया होगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है। यानी कि जब इनमें आप प्रोग्राम्स लिखते हैं या आप कोड लिखते हैं वो ऐसी लैंग्वेज में लिखी जाती है, नॉर्मली इंग्लिश में लिखी जाती है, और वी आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा 0 0 करो, फिर 1 1 1 करो, देन 0 1 करो, आपको ये कहोगे कि इनका मतलब क्या है? हमें तो ये भी नहीं पता, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हम कंफर्टेबल नहीं होते। वी आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश। सो हम क्या कह सकते हैं नटशेल कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी भी रूल को फॉलो करते हुए लिखे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? कुछ वोकेबलरी और ग्रामेटिकल रूल्स होती हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कोई भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फार 5 जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ बीन डिफाइंड। जैसे आप जनरेशन का मतलब समझिए, जैसे आप कहते हैं ना पीढ़ियाँ, जैसे आपके परदादा, फिर मतलब परदादा, दादा, फिर आपके मम्मी पापा, राइट नाउ आप, तो ऐसे ही जनरेशन्स हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी कुछ जनरेशन्स डिफाइन की गई हैं ब्रीफली। इनको हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों का आइडिया देंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी जनरेशन्स हैं, और कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आती है। तो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका नेक्स्ट स्लाइड में देंगे। मेनली जो जनरेशन्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, वो 5 जनरेशन है, मतलब 5 जनरेशन्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अब तक डिफाइन किया गया है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखिए लैंग्वेज है क्या। लैंग्वेज एक बेसिकली एक मोड है कम्युनिकेशन का, क्योंकि इसके थ्रू ही आप इंफॉर्मेशंस, आइडिया या ओपिनियन शेयर करते हैं। नॉर्मली मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, या आपको कोई टॉपिक समझा रही हूँ, तो लैंग्वेज के थ्रू ही समझा रही हूँ। वो लैंग्वेज क्या है? हिंदी या इंग्लिश, इसके थ्रू ही समझा रही हूँ। तो लैंग्वेज एक बेसिकली मेथड होता है या मोड होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो डेवलपर के थ्रू या फिर प्रोग्रामर, जो सॉफ्टवेयर को, जितने भी आप सॉफ्टवेयर देखते हैं वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं या प्रोग्रामर होते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ताकि वो किसी भी एप्लीकेशन को बना सके या किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम को बना सके, ठीक है। बेस्ड ऑन द क्लोजनेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू द सिस्टम हार्डवेयर, मतलब ऐसा समझिए जो आपका CPU है, ठीक है। अब सपोज CPU जो है आपका बाइनरी समझता है। आपको ये पता है कि जो आपका, ऐसे आपको एक चीज़ समझाती हूँ, जैसे वी आर
वी आर मोर कंफर्टेबल और वी आर मोर कंपेटेबल विद हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं तो पर्टिकुलरली आपकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे किसी और चीज़ के कंपैरिजन से देखा जाए। तो ऐसे ही जो आपका कंप्यूटर है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है बाइनरी में। किसमें? बाइनरी में। बाइनरी मतलब बाई का मतलब होता है टू, तो बाइनरी का मतलब होता है जो चीज़ 0 एंड 1 में लिखी होती है, यानी कि जो भी आप कमांड दे रहे हैं आप नॉर्मली कमांड देते हो, क्लिक करते हो बटन, तो एक्चुअली में वो नहीं समझ सकता कुछ भी। उसके लिए तो हर चीज़ क्या होती है? बाइनरी में। तो ये समझिए, हम तो इंग्लिश हिंदी समझते हैं, कंप्यूटर कुछ नहीं समझता है। कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश समझ नहीं आती, उसको समझ आती है 0 एंड 1 की लैंग्वेज। तो आपका क्वेश्चन एक अराइज हुआ होगा कि मैम जब हम जो हैं हिंदी इंग्लिश समझते हैं और हमारा जो कंप्यूटर है वो 0-1 समझता है, तो समथिंग इज़ बिटवीन बोथ ऑफ अस ना, कोई चीज़ तो होगी ना जो, तो एक चीज़ आपको समझ है रियल वर्ड से कि कोई ट्रांसलेटर की नीड होगी जो हाई लेवल को लो में कन्वर्ट कर देगी, लो को हाई में कन्वर्ट कर देगी। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे मशीन समझ सकते हैं, यानी कि जो बाइनरी फॉर्म में होती है, मशीन कोड में होती है। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसको ह्यूमन समझ सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द क्लोजनेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू द सिस्टम हार्डवेयर, यानी कि कौन CPU प्रोसेसर के क्लोज कौन सा होगा, आप बताइए। लो लेवल होगी, हाई लेवल होगी? ऑफ कोर्स लो लेवल होगी। लो लेवल जो है प्रोसेसर ईजिली समझ सकता है एज़ कंपेयर टू हाई लेवल। तो उसके बेसिस पे जो क्लासिफाइड किया गया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, वो 2 कैटेगरी में करा गया, एक तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। देखिए आपको मैं इसमें थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है फ्लो चार्ट सा, इसमें आपको मैं थोड़ा समझाती हूँ, फिर हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से और बहुत ही मतलब डिटेलिंग में हर एक टॉपिक को समझेंगे। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हमने एक तो लो लेवल लैंग्वेज में डिवाइड किया, एक हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज कहलाती है जिसे मशीन्स तो आसानी से समझ सकती हैं बट ह्यूमंस नहीं समझ सकते। अब आप कहेंगे कैसे मैम? अब ऐसे समझिए, मैं आपसे ये बोलती हूँ कि बेटा, मैंने सेम एग्जांपल की, आप बेटा डोर खोल दो या डोर ओपन कर दो। इसको इस तरह समझो कि आप चाइनीज़ समझ सकते हो? नहीं। आप हिंदी इंग्लिश समझ सकते हो? या आपसे जैपनीज़ समझ आएगी? नहीं आएगी ना। आपके लिए वो ऐसा होगा, अरे भैया ये क्या चीज़ बोल दी। तो ऐसे ही लो लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज होती है जिसको मशीन समझ सकती है, या तो बाइनरी फॉर्म में होती है, मशीन कोड में होती है। अब कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे। यानी कि मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, ना कि क्या ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होती। अब हाई लेवल लैंग्वेज को मैं क्या बोल रही हूँ? ह्यूमन फ्रेंडली, यानी कि जो नॉर्मली इंग्लिश फॉर्म में लिखी जाती है, यानी कि वी आर मोर कंफर्टेबल, तो उसे बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखो, जो हमारी जनरेशन्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं, एक तो लो लेवल लैंग्वेजेस में और एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर 2 जनरेशन्स आती है, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। अब ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन क्या है, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे 3 जनरेशन में फर्दर डिवाइड किया, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। अब लो लेवल पहले हम पढ़ेंगे हाई एंड लो क्या क्या होती हैं, उनके बारे में डिटेल देखेंगे। देन हम हर एक जनरेशन्स को डिटेल में देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन क्या है, फोर्थ जनरेशन क्या है, फिफ्थ हर एक को हम डिटेल में देखेंगे। और प्लीज़ देखिए, ये क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट आर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी आ जाता है। कई बार ना कंपैरिजन के तौर पे ऐसा भी आ जाता है कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो क्वेश्चन मैं आपको पूरा करा रही हूँ, पर मैं आपको समझा रही हूँ कि डिफरेंस ऐसे भी आता है। जैसे कि कई बार क्वेश्चन वो इस तरह से भी दे देगा कि एक्सप्लेन, वो आपसे पूछ लेगा एक्सप्लेन हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, एक्सप्लेन हाई लेवल लैंग्वेज 2 नंबर में पूछ लेगा। तो ये 2-2 नंबर के एक बड़े क्वेश्चन में से 2-2 नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आप उन चीज़ों को भी ध्यान रखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज एक तरह की
पहले हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर लो लेवल, फिर उनके जनरेशन्स पढ़ेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज़ करती है इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स टू राइट द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन, जो भी आपको काम कराना है, कुछ भी कोडिंग करनी, कोडिंग अभी आप नहीं समझेंगे, ऐसा आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है, कुछ भी कराना है, प्रोग्राम 2 नंबर को ऐड करने का बनाना है, सबट्रैक्ट करने का, कुछ भी बनाना है, वो इंग्लिश स्टेटमेंट का यूज़ करती है, यानी कि वो लैंग्वेज का यूज़ करती है जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। हाँ, एज सपोज मैं आपको एक चीज़ कह रही हूँ, अभी आपको नहीं पता ये क्या लिखा है, एक सेकेंड, मैं कह रही हूँ आपको नहीं पता ये क्या लिखा है, ठीक है, आप ये मत देखिएगा कि क्या लिखा है, इसके बारे में इतना सा मत सोचिएगा कि गलत है, क्या लिखा है, इनका मतलब क्या है, पर आई एम जस्ट टेलिंग कि है क्या। अब आप बताओ, अगर मैंने इतना लिखा है, आपको नहीं पता ये क्या लिखा है, पर क्या आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैश इंक्लूड studio.h है, वॉइड मेन है, यानी कि इंग्लिश में लिखी हुई है, तो यानी कि जो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो लैंग्वेज होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों? अब इसका कोई रीज़न होगा कि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ क्यों होती है, क्योंकि इसको समझना इजी है ह्यूमन बींग्स के लिए। ऐसे समझो आप वो चीज़ ज़्यादा पढ़ते हो, एक चीज़ बताओ, जो चीज़ आपको आसानी से ईज़िली समझ आ रही है वो चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान से पढ़ोगे, या जो चीज़ थोड़ा बहुत समझ आ रही है, कम समझ आ रही है, ऐसा नहीं करोगे ना। तो क्यों ये ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्योंकि ये ईज़िली समझ आती है ह्यूमन बींग्स को। चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। ये प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है, क्योंकि प्रोग्रामर मतलब प्रोग्रामर कौन होंगे? आप हम में से ही होंगे, जिनको प्रोग्रामिंग आती होगी उनको ही तो हम प्रोग्रामर कहेंगे। तो हम कंफर्टेबल होते हैं ना इंग्लिश में, तो हम ईज़िली चीज़ों को समझ सकते हैं, यानी कि इसको समझना आसान है। डीबग का मतलब होता है एरर्स फाइंड करना। क्या करना? एरर्स फाइंड करना, यानी कि ऐसा समझो जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, सपोज़ ये इंस्ट्रक्शंस आपने लिखे हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में लिखा गया है, तो जब आप कोड तो तभी करेंगे जब आपको उन लाइंस का मतलब पता होगा, तो आप इजीली इनमें से एरर फाइंड आउट कर सकेंगे कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ सही से नहीं लिखा। अब एक चीज़ बताओ, ही वर डूइंग दिस थिंग, तो ही के साथ वर आएगा? नहीं, ही वॉज आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के समझ पा रहे हो, आपको रूल्स तो पता है इंग्लिश के। जैसे हाँ, मैं आपको अभी, आप कहेंगे कि मैं आपको इंग्लिश के साथ रिजेंबल करके क्यों प्रोग्रामिंग पढ़ा रही हूँ। देखिए अभी आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, बट एक्चुअली आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, आपको समझ आने लगे, इसलिए थोड़ा रिजेंबल कर रही हूँ। थोड़े जब ये थ्योरेटी जो इसका फर्स्ट पार्ट है, जब ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग पे एकदम स्विच करेंगे, तो आप समझेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है। एकदम आपको नहीं समझ आएगी, पर अगर मैं आपको थोड़ा सा नॉन टेक्निकल टर्म में समझाऊंगी तो आप चीज़ों को बहुत ईजिली याद रखेंगे। और हमको चीज़ों को रटना नहीं है, समझ के करना है, ठीक है। तो अब आप समझिए, जैसे आपने ये सारी चीज़ें ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको पता है इसके रूल्स कैसे लिखेंगे, तो आप इजीली कर सकेंगे ना। अब कोई चीज़ को आप समझते, ऐसा वो चाइनीज़ लिखी हुई है, आप उसे समझते तो है नहीं कि वो क्या लिखा हुआ है, उस लाइन का मतलब क्या, तो उससे आप डीबग कर पाएंगे, एरर फाइंड आउट करेंगे? नहीं। तो इसको समझना बहुत आसान है, इसको डीबग करना यानी कि एरर फाइंड आउट करना उन कोड्स में बहुत ईजी होता है। ये प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है। दूसरा, इट इज़ लेस मेमोरी एफिशिएंट। ये मेमोरी एफिशिएंट अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब भी ये मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आप कोई कोड लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है अगर लो लेवल लैंग्वेज से कंपेयर किया जाए। भाई देखो, नॉर्मल सी चीज़ है, अगर कोई आपको पता है, अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपने काम को किया, सेम काम किया, ठीक है, आपने कोई प्रोसेस किया जिसको करने में 4 लाइन लग रहे हैं, और वही सेम प्रोसेस को दूसरे तरीके से करने में 10 लाइन लग रहे हैं। तो अब एक चीज़ बताओ, अगर आप इसे स्टोर करोगे तो इसमें कम स्पेस जाएगा और इसमें ज़्यादा स्पेस जाएगा। तो अब ऐसे समझिए कि यहाँ पे स्पेस का लाइन से तो मतलब नहीं है, पर ऐसे समझिए कि वो हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ होती है, तो इसको आपको लो लेवल लैंग्वेज में ऐसे समझो। इसका सबसे सिंपल बताती हूँ। देखो, ये आपने कोड लिखा जो किस लैंग्वेज में? हाई लेवल। किस में? जिसको ह्यूमन समझ सकते हैं।
अब मशीन क्या इसको समझ सकेगी? नहीं। तो आपको इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऐसी लैंग्वेज में, यानी कि लो लेवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये 2 MB ऐसे लिख लो, चलो 2 KB मेमोरी ले रही है, लेट सपोज, बहुत एग्जाम्पल, तो जब इसको आप लो लेवल में कन्वर्ट करोगे, यानी कि लो लेवल वो लैंग्वेज में जो कि मशीन समझ सकती है, तो ये भी उतना ही स्पेस लेगी। तो एक प्रोग्राम को, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लग गया? 4 KB, है ना, 4 किलोबाइट, तो ज़्यादा स्पेस हो गया ना। या सिंपल टर्म में ऐसे समझो कि आपको उसी काम को 2 बार करना पड़ रहा है, और इस तरह से करना पड़ रहा है कि पहले तो आपने उस सेंस में लिखा जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो, और किसी चीज़ की हेल्प से, मीडिएटर, मैंने आपको बताया था ना, मीडिएटर, ट्रांसलेटर, हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांसलेटर की हेल्प से आप उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो जिसको आपका CPU समझ सकता है। तो एक इतना कुछ स्पेस ये लेगा, और जितना स्पेस ये लेगा उतना ही स्पेस ये लेगा मेमोरी में, तो एक ही चीज़ की डबल कॉपी बनेगी। तो इसी वजह से ये ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है लो लेवल लैंग्वेजेस से। इतना समझ आया? ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी? लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज भी एक तरह की कैटेगरी ही है, एक कैटेगरी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जिसमें कोड या तो बाइनरी लैंग्वेज में लिखा होता है, बाइनरी मतलब 010101, या फिर मशीन कोड्स में होता है। अभी मशीन कोड्स क्या होते हैं मैं आपको अगली स्लाइड्स में समझाऊंगी। ये होते हैं मशीन कोड्स, ठीक है, या फिर बाइनरी फॉर्म में लिखा होता है, इन फॉर्म में ये लिखा होता है। इसी बिकॉज ऑफ दिस लो लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, इसी वजह से लो लेवल लैंग्वेज को कभी कभी हम मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज भी कह देते हैं। लो लेवल लैंग्वेज किस, अब अच्छी बताओ, ये चीज़ किस में लिखी है? 01 बाइनरी फॉर्म में लिखी है, तो आप इसे नहीं समझ सकते। तो ये इसी वजह से लेस फ्रेंडली है ह्यूमंस या फिर प्रोग्रामर के लिए, पर ये सेम टाइम पे किसके लिए ज़्यादा फ्रेंडली होगी? मशीन के लिए। अब एक चीज़ बताओ, जो चीज़ आपसे मैंने पहले बोली थी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? लेस मेमोरी एफिशिएंट। अब एक चीज़ बताओ, मैंने आप सपोज़ कोई चीज़ पहले से ही उस लैंग्वेज में है जिसको CPU समझ सकता है, और सपोज़ ये 2 किलोबाइट ही ले रही है, ठीक है, तो अब एक बताओ, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा ना इसको आपको कन्वर्ट, ये डायरेक्टली CPU उसको देख सकता है, समझ सकता है, इसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेगी। जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ज़्यादा मेमोरी लेती है, ये क्या लेती है? कम लेती है, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, इसी वजह से, क्योंकि ये मोर मशीन फ्रेंडली है, प्रोसेसर जो है डायरेक्टली प्रोसेस कर सकता है कोड को जो लो लेवल में, क्योंकि अभी मैंने जब आपको समझाया था हाई लेवल का, ये हाई लेवल लैंग्वेज में जो आपने लिखा होता है इंग्लिश की फॉर्म में, उसे आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ता है? लो लेवल कोड में, यानी कि उस कोड में जिसको कौन समझ सके? CPU, तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से मेमोरी ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है, जब लो लेवल लैंग्वेज होती है तो डायरेक्टली किस में लिखी होती है? उस फॉर्म में, यानी कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो किस फॉर्म में लिखी हुई है? उस फॉर्म में जिसको CPU डायरेक्टली समझ सकता है, तो डायरेक्टली वो एक्सेस कर सकता है। अब देखो, ये मशीन के द्वारा तो ये ईजिली समझी जा सकती है, पर क्या सेम टाइम पे ह्यूमंस इसको समझ सकते हैं? नहीं। अब आने वाली स्लाइड्स में मैं इन दोनों का इससे थोड़े और 1-2 स्लाइड्स के बाद इनका कंपैरिजन है जो आता है, लेकिन अभी हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। पर आप थोड़ा समझिए, ये मशीन के द्वारा तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्या ह्यूमन समझ सकते हैं? नहीं। ये क्या है? मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है, ह्यूमन फ्रेंडली है, प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं कहलाएगी। इसको जब आप इसको समझ ही नहीं सकते, आपको ये, अच्छा मैं ये कह रही हूँ, एक लेट सपोज आप ये समझिए कि ये सपोज ऐसे लिखा हुआ है, अब ये बताइए आपको क्या पता चल रहा है कि ये क्या लिखा है?
आपको तो यही नहीं पता कि ये जो चार, ये तो पता है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, पर आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो पोर्शन है ये कहना क्या चाह रहा है, ये चाहता क्या है कहना, नहीं पता ना। जब आपको ये पता ही नहीं कि ये कह क्या रहा है, तो क्या इसमें से आप एरर फाइंड आउट कर पाओगे? क्या आप ये बता पाओगे कि ये सही है गलत? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा पहले ऐसे फॉर्म में कहूँ, इंग्लिश फॉर्म में कहूँ कि मैं बेटा आप ना सबसे पहले कंप्यूटर ऑन करना, ऑन करने के बाद आपको पीपीटी बनानी है, वर्ड नहीं बना, तो पर आपने गलती से यहाँ वर्ड लिख दिया, तो आप सबसे पहले आपने लिखा ओपन लैपटॉप, वर्ड फाइल बनानी है, और मैंने आपसे क्या बोला था? पीपीटी। तो आपको समझ आ रहा है ना लिखा क्या है, तो आप उसमें एरर को फाइंड आउट करो। डीबग का मतलब होता है, डीबग का मतलब होता है एरर फाइंड करना, या फिर कह सकते हैं फाइंडिंग एरर। इन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब ऐसा समझो नटशेल में क्या कह सकते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो किसके फ्रेंडली होती है? प्रोग्रामर। लो लेवल लैंग्वेज किसके फ्रेंडली होती है? मशीन। किसको डिबग करना इजी है? हाई लेवल को। लो लेवल को नहीं है। कौन इजीली समझी जा सकती है? हाई लेवल। लो लेवल नहीं। कौन मशीन आसानी से समझ सकती है? लो लेवल। कौन मुश्किल से समझ ली जा सकती है? हाई लेवल। मशीन के द्वारा, और ह्यूमन के द्वारा हाई लेवल अच्छे समझ। ठीक है, आई थिंक होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हमने देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ लिया कि हमारी हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन को। हमारा पहला फोकस क्या होगा? फर्स्ट जनरेशन। चलिए जो फर्स्ट जनरेशन, इसको जो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको हम क्या बोलते हैं? 1G। फर्स्ट जनरेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिफर टू मशीन लैंग्वेज। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। कैसी होती है? लोअर लेवल लैंग्वेज होती है, और एक कॉम्बिनेशन होती है बाइनरी डिजिट्स का। ऐसा समझिए 0 1 1 0 इनका कॉम्बिनेशन होता है। बाइनरी का मतलब होता है, बाई मतलब 2, जो 2 डिजिट से मिलके बनी है, या तो सिर्फ 0 या फिर 1। इसके अलावा इसमें कुछ भी यूज़ नहीं होगा। ये लैंग्वेज जो है हार्डवेयर से डायरेक्टली बातें कर सकते हैं। यहाँ पे बातें का मतलब है इंटरेक्ट करना। यहाँ पे ऐसे नहीं है जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ या आप किसी से बात कर रहे हैं, वो नहीं, इंटरेक्शन टू हार्डवेयर। ठीक है। वाइल ईजिली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स, ये लैंग्वेज जो होती है मशीन के द्वारा बहुत ईजिली समझी जा सकती है। मशीन को कोई दिक्कत नहीं होती इस लैंग्वेज को समझने में। जबकि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाती है ह्यूमंस के लिए समझ पाना कि ये जो लिखा हुआ है ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि इसमें नॉर्मली नंबर्स होते हैं 0 1 1 0 1 0 1 1 ऐसे ही सब कुछ होता है। तो ह्यूमंस के लिए इसको समझ पाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है इसको ईजिली समझ सकते हैं। जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखे होते हैं वो पोर्टेबल नहीं हो सकते, यानी कि जो एक कंप्यूटर में जो भी आपने सपोज इस कंप्यूटर में आपने बैठ के कोई कोड लिखा है तो वो दूसरे कंप्यूटर में नहीं चलेगा, यानी कि ये पोर्टेबल कोड्स नहीं होते। ये एक तरह की रिस्ट्रिक्शन है। एज सपोज मैं कह रही हूँ, एज एन एग्जाम्पल लेते हैं, लेट करते हैं। इसका मतलब है स्टार्ट। लेट इसका मतलब है किसी काम का फिनिश होना या कंप्लीट होना। ऐसे ही इसका मतलब होगा कुछ क्लिक करना। तो अब क्या एक चीज़ बताइए, क्या आप, चलो ठीक है मैं कह रही हूँ ये तो याद रख लोगे, पर ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो आप लोग परफॉर्म करते हैं, कंप्यूटर चलाते हो। क्या आप हर बार 0 0 0 0 प्रिंट करेंगे 1 1? नहीं पॉसिबल है। तो फर्स्ट जनरेशन वो लैंग्वेज है जो ह्यूमन फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। वो किसके फ्रेंडली है? मशीन फ्रेंडली होती है। उसमें सिर्फ बाइनरी डिजिट्स का यूज़ होता है, 0 एंड 1। और इसको हम फर्स्ट जनरेशन को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? 1GL।
फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है 1GL क्या है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए सेकंड जनरेशन को हम पढ़ते हैं कि सेकंड जनरेशन क्या होती है। सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम हम दूसरा क्या दे सकते हैं, 2GL। देखिए ये भी लो लेवल लैंग्वेज ही होती है। ठीक है, जैसे उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब आप थोड़ा वेट करिए, हाँ आपको लगेगा ये क्या बोल दिया है, पर नेक्स्ट स्लाइड में इसका एग्जाम्पल है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखो अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, यानी कि वो मशीन लैंग्वेज थी। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 011010। ठीक है, ये दूसरी लैंग्वेज है, पर ये कौन सी लैंग्वेज के देखो, ये जो फर्स्ट जनरेशन थी वो किसके अंडर आती है, मशीन लैंग्वेज के, यानी कि हर चीज़ क्या होती है 0 and 1 की फॉर्म में होती है। अब जो सेकेंड जनरेशन है उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज आती है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, कंसिस्ट करती है सीरीज ऑफ मिनिमोनिक्स। मिनिमोनिक्स होते हैं, मतलब ऐसा समझो ये मिनिमोनिक्स है कि बहुत ज़्यादा, मतलब एग्जैक्ट इंग्लिश तो नहीं होती है, पर कुछ तरह के इंग्लिश वर्ड होते हैं। ऐसा समझिए कि ये एक तरह से बेटर वर्जन है 0110 का, लेकिन ये प्रॉपर इंग्लिश नहीं है। ठीक है, ऑफकोर्स ये बेटर, देखो ये चाहे मशीन लैंग्वेज हो या असेंबली लैंग्वेज हो, ये दोनों किसके अंदर आती है, लो लेवल लैंग्वेज के, यानी कि मशीन इन्हें ईजिली समझ सकता है। ये हाई लेवल के अंदर तो नहीं आती है, जो सेम तरह से एक तरह से जैसे आप नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसी तरह से इन्हें लिखा जाता है, दैट इज़ कॉरस्पॉन्ड टू द स्ट्रीम ऑफ एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल वैसे ही लिखी होती हैं जैसे इंस्ट्रक्शन होते हैं, बस ये कुछ ऐसे समझिए मिक्सचर होती है, ना तो ऐसे समझिए एक तरह से हाइब्रिड नहीं होता कि ना तो प्रॉपर 01 से ना प्रॉपर इंग्लिश, एक तरह से मिडल में है, जो थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक बाइनरी की ले रही है, थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक इसकी, यानी कि क्लोज है CPU के, यानी कि CPU उसको बहुत आसानी से समझ सकता है, लेकिन सेम टाइम पे ये एग्जैक्टली बाइनरी नहीं है, यानी कि इसको भी किसी ना किसी ट्रांसलेटर की नीड है। ठीक है, प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर नॉट पोर्टेबल, यानी कि ये भी जो देखो कहने को तो ये भी मशीन लैंग्वेज है, पर ये बाइनरी में नहीं है, ये मिनिमोनिक्स में है, तो ये भी पोर्टेबल नहीं होते, यानी कि जिस कंप्यूटर में लिखे गए हैं उस दूसरे कंप्यूटर में नहीं चलेंगे। द प्रॉब्लम इज दैट द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द असेंबली कोड, सो वी नीड a way to convert it to machine code using assembler। अब आप समझिए, इस चीज़ को मैं समझाती हूँ। देखो अभी तक आपने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, बाइनरी डिजिट पे बेस्ड है, सब कुछ बाइनरी पे। ठीक है, इसको नॉर्मली मशीन समझ सकती है, तो इसको कन्वर्ट करने की नीड है नहीं। ये जो है सपोज ये क्या है, अभी आप समझिएगा, ये असेंबली लैंग्वेज है, लेट ये क्या है, असेंबली लैंग्वेज है, ये आती लो लेवल लैंग्वेज ही है, यानी कि इसको असेंबली लैंग्वेज ही कहते हैं। ये थोड़ा सा CPU की क्लोज है, यानी कि CPU को ऐसा समझिए, मैं अगर मुझे थोड़ी सी हिंदी आती है तो मैं संस्कृत लेट समझ, मुझे हिंदी आती है मैं संस्कृत समझ सकती हूँ, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश को सीखने में मुझे टाइम लगेगा, बिल्कुल अलग लैंग्वेज हो गई, क्योंकि अब सॉरी मुझे संस्कृत का इतना नहीं, पर रिजेंबल तो करती है ना थोड़ी सी, तो ऐसा समझिए कि रिजेंबलेंस है इसका इससे, तो इसको कन्वर्ट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी अगर आप हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करेंगे उसमें, तो ये लैंग्वेज को आपका जो कंप्यूटर है वो नहीं समझ सकता, तो इसको आपको फिर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में। और इसको कन्वर्ट करने के लिए कोई मिडिल पर्सन या कोई मिडिल मैन या कोई समथिंग चाहिए होता है ना, जो यहाँ से यहाँ को कन्वर्ट कर दे, इससे यहाँ चले जाएं, तो इसके लिए जो मिडिल पर्सन है, अभी आप मिडिल पर्सन ही समझिए होते क्या हैं, हम आने वाली स्लाइड में प्रॉपर डिटेल में समझेंगे। जो मिडिल पर्सन होता है या जो ट्रांसलेटर जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे असेंबलर यूज़ होता है, जो असेंबली लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्म में, या कह सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम दोनों तो लो लेवल में ही आते हैं। देखिए ऐसा समझिए कि जो हाई लेवल है वो तो प्रॉपर ह्यूमन फ्रेंडली है, यानी कि वो ऐसी लैंग्वेज है जिसको ह्यूमन बहुत आसानी से समझ सके, उसे कोई दिक्कत नहीं होने की इस चीज़ को समझने में। लेकिन अब आप ऐसे समझिए कि जो आपकी
असेंबली लैंग्वेज है वो एक तरह से एक तरह की आपका एक वे था, मतलब एक तरह से होता है ना कि आपका वे था कि जिसके थ्रू आप जो है थोड़ी सी ऐसी लैंग्वेज बना सके जिससे थोड़ा, अब ये क्या आपके बस की है, मतलब मैं कह रही हूँ किसी भी दुनिया में किसी के लिए भी ये लैंग्वेज समझ पाना बिल्कुल नॉट टू पॉसिबल है। जब आप लैंग्वेज ही नहीं समझ सकेंगे तो आप कंप्यूटर पे वर्क कर पाएंगे नहीं ना। तो ये एक वे था या एक तरह से और इनिशिएटिव था कि भाई ऐसी कोई लैंग्वेज बनाई जाए जिसको मतलब ह्यूमन समझ पाए, जिसको ह्यूमंस थोड़ा सा आइडिया दे पाए। तो सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज आई जो एक तरह से मिनीमोनिक्स पे बेस्ड थी। उसमें कुछ इंग्लिश वर्ड थे, कुछ क्लोज था सीपीयू के कि सीपीयू भी इजीली समझ पाए, बट सीपीयू एग्जैक्टली इसे भी नहीं समझ सकती, वो समझ सिर्फ 0 1 को सकती है। तो हमें कोई मिडिल पर्सन या मिडिल मैन या समझ लो या कुछ कोई ऐसा चाहिए जो ट्रांसलेट कर सके इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में, वो क्या है, असेंबलर। तो आई थिंक आपको सेकंड जनरेशन क्लियर हुई होगी कि सेकंड जनरेशन क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज ही होती है। इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, असेंबली लैंग्वेज देते हैं। और ये पोर्टेबल नहीं होती है, इसको सीपीयू नहीं समझ सकता है, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना होता है बाइनरी में, और कौन करता है, असेंबलर। ठीक है, आइए हम चलते हैं थर्ड जनरेशन। इसका एक थर्ड जनरेशन से पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 1 0 1 0 1 ये लिखी हुई है, आपको कुछ भी नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, बस 1 0 1 0 लिखी हुई है। सेम इसको अगर हम जो भी ये सपोज इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन यही इंस्ट्रक्शन है, पर हमें नहीं पता क्या, इसको देख के तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा है लेकिन इसको देख के तो कुछ भी नहीं पता है ये क्या कह रहा है। जो भी ये चीज़ लिखी है इसको अगर हम असेंबली में लिखें तो इस तरह से लिखें, इसका मतलब क्या है। अब इसको समझने से पहले ये दो चीज़ें समझिए, रजिस्टर और बाइट्स क्या होती है, सो दैट मैं आपको समझा सकूं। रजिस्टर भी, अच्छा देखिए, जब मैंने लेक्चर 1 पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया होगी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ऐसे ही सीपीयू होता है, सीपीयू के पास अपना रजिस्टर होता है। रजिस्टर भी एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसके थ्रू, ऐसा समझिए एक, जैसे आपको मैंने पढ़ाई थी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी, ये पढ़ाई थी ना मैंने आपको। ये सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा होता है वो यहाँ आता है अगर सीपीयू को उसे एक्सेस करना है, और जो बार बार रिपीटेडली आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप कैश में डाल देते हैं। ऐसे ही सीपीयू के पास एक छोटा सा मेमोरी स्पेस होता है, उसको आप क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, जो यूज़ होता है एक्सेप्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन को, जो सीपीयू को इमीडिएटली यूज़ करना है, यानी कि एकदम यूज़ करने के लिए। एक छोटा समझो, मेरे पास मेरा एक पेन है तो सबसे पहले मैं अपना पेन यूज़ करूँगी ना, किसी और से मांगने के बजाय या दूर जाने के बजाय। अगर मुझे ऐसा समझिए मुझे कॉपी की ज़रूरत है, मुझे कॉपी लेने जाना है, तो आप क्या बताओ, आप कॉपी मार्केट जाओगे, आपके अगर ड्रॉअर में रखी है वहाँ से लोगे। तो सीपीयू के पास एक अपना रजिस्टर, एक मेमोरी स्पेस है, वो जब भी कैश से उठ के वो रजिस्टर में ही आती है, वो उसमें डेटा को क्या करता है, स्टोर करके रख, मतलब डेटा उसमें स्टोर होता है ताकि सीपीयू उसमें से डेटा को एक्सेप्ट कर सके, कहीं पे ट्रांसफ़र कर सके या स्टोर कर सके, जो भी वो करना चाहता है। ठीक है, यानी कि रजिस्टर भी एक मेमोरी ही है। अब आप समझिए, अब डिस्टेंस को नापने की बेसिक यूनिट क्या है, किलोमीटर, मीटर, है ना। इसको नापने के लिए क्या होता है, लीटर, ये सब चीज़ें होती है ना। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ 2 मीटर, तो आप इम्प्लिसिट कहोगे मैम डिस्टेंस है। अगर मैं आपसे कहूँ 2 लीटर, आप बोलोगे ऑफ कोर्स लिक्विड है, आप किसी भी लिक्विड को नाप रहे हैं। तो ऐसे समझिए बाइट क्या है, बाइट एक बेसिक यूनिट है इंफॉर्मेशन की कंप्यूटर स्टोरेज में एंड प्रोसेसिंग की, यानी कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ स्टोर होती है, कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। मैं क्या कहती हूँ आपसे, अभी इतनी देर से मैं कह रही हूँ आपसे कि कंप्यूटर किसको समझता है, 0 1 को, 0 1 को। आप उसमें कुछ भी स्टोर कर रहे हैं, आप कहने को अपने लिए लिखते हो। लेट सपोज आपने एक फाइल बनाई, उसमें आपने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, आपने ये चीज़ लिखी, तो क्या मेमोरी सीपीयू समझ पाएगा, नहीं। यानी कि वो तो इसको कन्वर्ट करेगा लो लेवल में। यानी कि बाइट क्या है, एक बेसिक यूनिट है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दुनिया भर के जितना भी आप कमांड्स देते हैं, जितने भी आप वर्ड फाइल रखते हैं, पीडीएफ रखते हैं, जो भी आप लैपटॉप में रखते हैं, सब कुछ बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होता है।
तो बाइट एक ऐसी यूनिट है जिसमें ही जो है आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। अब देखो बाइट में कितनी होती हैं, 8 एडजेसेंट बाइनरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्पेस होते हैं जो या तो 0 से फिल हो सकते हैं या 1 से। मतलब ऐसा समझो 0 1 1 1 1 0 1 कुछ भी हो, यानी कि एक बाइट किसके इक्वल होती है, हाँ बेटा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वो स्टक हो गई थी, आपकी जो स्क्रीन है वो स्टक हो गई थी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे कि जो आपकी बाइट होती है वो बेसिक यूनिट होती है कंप्यूटर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, हाँ, तो आपका जो बाइट्स होती है वो कितने उससे मिलके बनी है, जो 1 बाइट होती है वो किसके इक्वल होती है, 8 बिट्स के इक्वल होती है। ये जो होती है ना सिंगल, ये इसको हम बिट बोलते हैं। यानी कि आपकी जो कंप्यूटर में जो भी स्टोर होता है वो किस में फॉर्म में स्टोर होता है, या तो 0 में स्टोर होता है या 1 में होता है। तो ऐसा सपोज आपसे कहते हैं ना 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ऐसी एक बाइट में 8 बिट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 0 या 1 0 या 1 0 या 1 0 या 1, यही चीज़ें आ सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। देखो बाइट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 एडजेसेंट, एक के बाद एक बाइनरी डिजिट्स, या इसे बोल सकते हैं बिट्स। बाइनरी डिजिट का मतलब या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इसी को हम एक सिंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, बिट। ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ 0 और 1, यानी कि हर इसको क्या, देखो बाइट का मतलब है 8 लगातार, एक तरह से आप समझो 8 लगातार डैश डैश डैश, जिन डैशेस में या तो 0 आएगा या 1 आएगा, और इसी सिंगल डैश को हम बिट बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा जो ये क्या लिखा है उस पे ध्यान, उस पे फोकस करते हैं। तो हमारा क्या लिखा था, जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, ये 001 जो भी लिखा है हमें नहीं पता, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कोड लिखा हुआ है, यानी कि मूव R1, R2। इसका मतलब क्या है, मूविंग द 8 बिट डेटा वैल्यू, यानी कि R2 एक रजिस्टर है जिसमें 8 बिट की कोई वैल्यू पड़ी है, उसे जो कि R2 में है उसे आपको किस में मूव करना है, 8 बिट के रजिस्टर 1 में, ठीक है। ऐसा समझिए R1 एक वो है रजिस्टर, R2 भी क्या है, एक रजिस्टर है जिसमें 8 बिट की कोई वैल्यू पड़ी, सॉरी R2 एक है जिसमें 8 बिट की कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको आपको किस में ट्रांसफ़र करना है, इसमें करना है, ठीक है। तो ऐसा समझिए, ये इसको समझना तो बहुत ही मुश्किल है, इसको एटलीस्ट आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं ये कहना क्या चाह रहा है, बट ये भी इतना देखो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, पर इसको समझना भी इतना ईजी नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट हमारी 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं। 3rd जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम 3GL भी बोलते हैं। ये किसके अंडर आती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंडर आती है। ये अलाउ करती है कि आप अपने कंप्यूटर कोड के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डेली लाइफ, जैसे हम जो डेली लाइफ में वर्ड्स बोलते हैं उस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे प्रिंट एफ इफ़ वाइल, इस तरह से जब आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, विच आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज टू बी एग्जीक्यूट। मतलब जो 3rd जनरेशन की जो भी लैंग्वेज है, यानी कि जो भी आप 3rd जनरेशन के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो आप किस फॉर्म में लिखते हैं, इंग्लिश फॉर्म में, यानी कि जो कंपेटेबल है किसके साथ, ह्यूमंस के साथ। पर आप लैंग्वेज लिख वो रहे हैं जिसमें ह्यूमन कंफर्टेबल है, मशीन कंफर्टेबल नहीं है। अब जब मशीन कंफर्टेबल नहीं है तो ये इम्प्लिसिट है
कि भाई जब मशीन कंफर्टेबल, इसको आपको एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रांसलेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, किसके थ्रू, किसी ट्रांसलेटर के थ्रू, किस में, मशीन लैंग्वेज में, यानी कि उस लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं उनको ज़रूरत होती है कि आप उसे ट्रांसलेट करें, ट्रांसलेट का मतलब है कन्वर्ट करें मशीन लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में। एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूशन कौन करता है आपका, सीपीयू करता है। तो सीपीयू की एग्जीक्यूशन से पहले, सीपीयू जिस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहता है उस कोड को आपको उस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा जिसमें कि मतलब आप उसी फॉर्मेट में तो चेंज करोगे जिसको कौन समझ सके, आपका सीपीयू समझ सके, ठीक है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है यूज़ करता है, सम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ अ कंपाइलर टू परफॉर्म दिस ट्रांसलेटर एंड अदर आर इंटरप्रेटर। यानी कि आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए जो दो ऐसा मुझे मीडिएटर्स हैं या ट्रांसलेटर्स हैं, वो क्या क्या हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब ये कैसे काम करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, ये दोनों ट्रांसलेटर्स हैं। क्या हैं, ट्रांसलेटर्स हैं जो क्या करते हैं, जो कि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसे कौन समझ सकते हैं, ह्यूमंस, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देते हैं जिसे कौन समझ सकता है, आपका प्रोसेसर या फिर आपसे सीपीयू। ये लेवल लैंग्वेजेस यानी कि जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है कि अगर आपने कोई कोड या जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, अगर आपने उसे किसी लैपटॉप में, अपने पीसी में कहीं पे भी कराया तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो उस पर ही चलेगा, किसी और पे भी चल जाएगा। आइए इसके ऑब्जेक्टिव समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू रिलीव द प्रोग्रामर ऑफ द टीडियस, मतलब कि टीडियस टास्क ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। यानी कि ये प्रोग्रामर को रिलैक्स करता है कि वो जो टीडियस यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो वर्क होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत के काम था। देखो आपको पहले ही पता है मशीन लेवल लैंग्वेज को समझ पाना बहुत मुश्किल है, तो आपको याद करना पड़ेगा ना कि इस कोड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये एक टीडियस टास्क है। और असेंबली लैंग्वेज में भी लिख पाना जो एक बहुत हार्ड टास्क है, तो इस टास्क से थोड़ा सा रिलीफ देती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। टू प्रोवाइड प्रोग्राम दैट कैन बी यूज ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ मशीन विद अ वेरी फ्यू चेंज। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक प्रोग्राम को एक मशीन पे लिखा है तो वो उसके साथ ही कंपैटिबल है, ये किसी और मशीन पे भी अच्छे से प्रोग्राम चल जाएगा। या तो आपको उस प्रोग्राम में कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा या फिर थोड़ा बहुत ही चेंज करना पड़ेगा। यानी कि ये पोर्टेबल नेचर के प्रोग्राम होते हैं। टू अलाउ द प्रोग्रामर मोर टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द यूज़र नीड्स, मतलब आपसे यूज़र क्या बनवाना चाहता है। सपोज़ कोई एप्लीकेशन बनवाना चाहता है, वो एप्लीकेशन कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों पे फोकस करो रेदर देन उस प्रोग्राम को लिखना कैसे। क्योंकि जब हम मशीन लेवल लैंग्वेज में, असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखते थे तो आपके लिए ये भी एक तरह की सिरदर्दी थी कि अच्छा अगर मैं ये करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ तो इसका कोड क्या है, इसको कैसे लिखें, इसको किस तरह से लिखें। ये जो एक बहुत टीडियस टास्क था, बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क था, उस चीज़ को ये प्रोग्रामर्स को ईज आउट करता है कि वो इन पे फोकस ना करे, रेदर देन वो किस पे फोकस करे कि यूज़र की नीड्स क्या है, उसकी डिमांड्स क्या है, उस चीज़ को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या होगी। कुछ एग्जांपल है हाई लेवल लैंग्वेज का, C++, जावा, पाइथन। आप ये एक एग्जांपल है, इसमें से जो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप C। चलिए आगे पढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन, इसका फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको आप क्या बोल सकते हैं, 4GL। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है 4GL की, कि ये ह्यूमंस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। जैसे 3GL भी क्लोज थी, पर ऐसा समझिए कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी आप पढ़ेंगे printf, scanf, आपको ये समझ तो आ रहा है पर आपको समझाना पड़ेगा कि printf का मतलब क्या है। माना ही इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी कि जो 3GL है वो C आती है, C में आप printf, scanf, if else, while,
डू वाइल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। ब्रेक, चलो ठीक है, ब्रेक तो आप समझे, कटना, कंटिन्यू, क्या कैसे कंटिन्यू, तो ऐसा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंग्लिश की वोकैब से मिलती जुलती हैं, पर इनको आप थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि भाई किस तरह से लिखी जाएंगी, ये चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी। लेकिन एक तरह से 4GL जो है बेटर वर्जन है 3GL का, यानी क्लोजर टू ह्यूमन है, पोर्टेबल है, यानी कि आप एक मशीन से दूसरी मशीन में इसमें लिखे हुए कोड को समझ सकते हैं, डेटाबेस को ये सपोर्ट करती है, सिंपल है और लेस एफर्ट लगता है। जितना आपको एफर्ट 3GL में प्रोग्राम को लिखने में समझने में लगेगा, उससे कम ही एफर्ट 4GL। नॉन प्रोसीजरल का मतलब है आपको सिर्फ इसमें बताना होता है कि आपको क्या काम करना है, ये नहीं बताना होता कि कैसे उस काम को आपको करना है। अगर आपको बस ये आपको बताना है कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती 4G, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजर नहीं बताना है। प्रोसीजरल को अगर आप देखो, सिंपल सा प्रोसीजर का मीनिंग क्या होता है, प्रोसीजर। आपको ये नहीं बताना है कि प्रोसीजर क्या है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि हाँ, आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि हाँ ये काम करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है ये बताइए। आइए हम नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जो 4th जनरेशन है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ डेवलपिंग प्रोग्राम एंड मिनिमाइजिंग यूज़र एफर्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर, यानी कि प्रोग्राम को डेवलप करने की स्पीड को क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है 4GL, और जो यूज़र है कंप्यूटर से किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन करने में जो उसके एफर्ट्स लगते थे उसको क्या करता है, रिड्यूस। ये डिक्रीज़ करता है स्किल लेवल required for the user so that they can concentrate on application rather than coding। यानी कि देखिए, जो असेंबली लैंग्वेज है या फिर जो आपकी मशीन लैंग्वेज है, यानी कि जो बाइनरी वाली है और जो मिनिमोनिक्स वाली है, उसमें आपको बहुत स्किल होना पड़ता है। स्किल कैसे, आपको हर चीज़ के लिए सब कुछ चीज़ें याद रखनी थी, आपको हर चीज़ के अलग सा कोड था, आपको हर चीज़ को समझना था, आपको प्रॉपर जर्नल इंग्लिश तो थी नहीं। लेकिन ये जो 4GL है ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन की जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसके क्लोज है, तो ये कहती है कि ज़्यादा स्किलफुल होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये फोकस करिए कि आपको एप्लीकेशन कैसे बनानी है, कोडिंग कैसे करनी है, किस तरह से होगी, उस पर इतना ध्यान देना नहीं पड़ता है। 10 सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्रामर, यानी कि आपको बहुत अच्छे प्रोग्रामर की प्रोग्रामर की नीड नहीं पड़ती है, आप अपने आप भी इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम 5GL भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 5GL। जैसे फर्स्ट जनरेशन को 1GL, सेकेंड को 2GL, 1GL, 2GL, 3GL, 4GL। ठीक है, यानी कि अभी तक आप बताइए हमने क्या पढ़ा है, इन चारों को पढ़ा है। फर्स्ट GL किसके सबसे ज़्यादा क्लोज थी, मशीन के। सेकंड थोड़ा सा क्लोज थी, 4GL थोड़ा सा ह्यूमन के क्लोज थी, 4 जो है थोड़ा और क्लोज थी। तो इसका एक बेटर वर्जन आया है 5GL। नेचुरल लैंग्वेज रिप्रेजेंट द नेक्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो बिल्कुल ह्यूमन स्पीच के क्लोज हो, यानी कि अगर एक ऐसी लैंग्वेज बन सके आप बोलते हो और भाई कैसा है, या इस तरह से बिल्कुल जो नॉर्मल आपकी एक ऐसे बोल सकते हैं जर्नल आपकी क्लोज लैंग्वेज होती है ना, कि हाँ आप डेली लाइफ में प्रॉपर यूज़ करते हैं। एक तो होती है प्रोफेशनल, एक होती है बिल्कुल ही, अगर वो उसके बहुत हम क्लोज आ जाए हैं तो उसे हम 5GL के अंडर डालेंगे। द टेक्स्ट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट वेरी क्लोज रिजेंबल टू ह्यूमन स्पीच, यानी कि इसकी जो 5th जनरेशन के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगी वो लैंग्वेजेस होंगी जो ह्यूमन स्पीच के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी, यानी कि जिस स्पीच में, यानी कि जिस लैंग्वेज में आप बात करते हैं या आप जिसमें बातें करते हैं, टॉक करते हैं एक दूसरे से, उस लैंग्वेज को आप
करेंगे। ये लैंग्वेजेस जो है डिज़ाइन की जाती हैं, क्यों कर जाते हैं, ताकि कंप्यूटर को स्मार्टर बना सके, उससे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सके। लैंग्वेज यूज्ड फॉर राइटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5GL के अंडर आता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देती हूँ। सीरी है, सीरी, एलेक्सा, इनके बारे में तो आई थिंक सबने ही सुना होगा। अब देखो ऐसे, जैसे आपने बोला सीरी व्हाट्स द टाइम, तो इट्स 10:30, 12:30 ऐसे बोलेगा। सीरी टाइम क्या हुआ है, 10:30, 12:30। और जिस लैंग्वेज में या जिस एक्सेंट में आप बात करते हैं वही एक्सेंट आपको रिटर्न करती है। अगर आप उससे बोलते हैं बसंती, मतलब आई एम जस्ट सेइंग बसंती, ये जो गब्बर मूवी का, वो उस लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसी में वो टॉक करती है ना। तो यानी कि वो ह्यूमन्स को, ह्यूमन, आप एक से समझो, मशीन्स को, मशीन्स अभी तक आपने जो समझा था वो बाइनरी या थोड़ा सा इंग्लिश, अब ऐसा समझो जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो उसी लैंग्वेज को समझ सके, उसी लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड कर सके और बहुत क्लोज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज। यानी कि नेचुरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिसको ह्यूमन समझ सके। यानी कि कंप्यूटर को इतना स्मार्ट बनाना कि वो ह्यूमन की लैंग्वेज को ही समझने लग जाए। जैसे आप समझो छोटा बच्चा होता है, आपने कभी देखा है कि जैसे बाहर के लोग होते हैं, मतलब आउटसाइड इंडिया, तो वो लोग जैसे डेनमार्क का है वो डेनिश बोलेगा, इंग्लिश में बहुत फ्लुएंसी होती है। हम चाहे कितना भी इंग्लिश में लाइक बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन हमारा एक जो एक्सेंट होता है वो अमेरिकन जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की हम कहीं ना कहीं हिंदी से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। हम मिक्स बोलते हैं हिंदी इंग्लिश, एग्जैक्टली हम ना हिंदी बोल पाते ना इंग्लिश, हम हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देते हैं ऐसे ही। पर जो अमेरिकन होते हैं वो छोटे छोटे, तुमने देखा होगा छोटा छोटा 1-1, 2-2 साल का बच्चा तक सेम ही बोलता है। तो उसका रीज़न क्या है भाई, देखिए वो वहीं पे रहता है। तो ऐसे समझिए लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐसी लैंग्वेज, यानी कि मशीन को इतना स्मार्ट बनाना कि वो हमारी ही लैंग्वेज को समझ के हमारी ही लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करता है, ऐसे बोलते हैं 5G। आई थिंक आपको सारी इन नटशेल क्या कह सकते हैं, हाई लेवल, दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, तो हाई लेवल होती है और एक होती है लो लेवल। लो लेवल के अंदर 1G और 2G आती है, 2GL और 1GL। 1GL क्या होती है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है CPU के। थोड़ी सी इसको चेंज करने के लिए हमें कौन सा ट्रांसलेटर चाहिए, असेंबलर। हमको क्या चाहिए, असेंबलर। लेकिन हाई लेवल में कौन सी आती है, 3GL, 4GL और 5GL। ये तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है ह्यूमंस के। ये थोड़ा ऐसे है, ये क्लोज तो है लेकिन आपको जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी ना आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको दिख रहा होगा 21-22 में ही आया हुआ है। देखो ये कई बार दो तरह से आता है, या तो ये 2 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है, बहुत चांसेस हैं कि ये 2 मार्क्स में आए, या फिर ये कई बार ऐसा समझो बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि एक क्वेश्चन है उसके हम पार्ट्स बना देते हैं 2, तो किसी पार्ट्स के अंदर भी आता है। मैं आपको एकेटिव सिलेबस के हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको हर एक टॉपिक कवर कराते चलूँगी, कोई टॉपिक हम लीव नहीं करेंगे। हर एक टॉपिक पे हम बहुत अच्छे से डिटेल, ऐसे कह सकते हैं विश्लेषण करेंगे, सो दैट हमको ऐसा हो जाए कि हाँ पढ़ लिया है एंड अब हम पेपर में अच्छे से लिख के आएंगे। और सेम टाइम पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस टॉपिक से क्या क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो दैट हमको नॉलेज भी करनी है और सेम टाइम पे हमें मार्क्स भी लाना है। तो देखिए स्मार्ट वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है rather देन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है, नो डाउट, हार्ड वर्क आपको हमेशा पे करता है, बट सेम टाइम पे ऐसा समझिए हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क बेटर। आप सब पढ़िए क्योंकि आपको नॉलेज गेन करनी है, आपको बेटर पर्सन बनना है, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या है, सारा पढ़ने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़िए। इसलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उनके बाद में उनकी इम्पॉर्टेंस इसलिए ही बताती चल रही हूँ, आपको इसलिए ही बताती चल रही हूँ कि 2 मार्क्स या 7 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, सो दैट यू हैव आइडिया कि भाई हाँ हमको कैसे पढ़ना है, किस तरह से याद करना है, कितनी नॉलेज करनी है। जैसे कि अब क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल एंड लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज जो है प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है, यानी कि ह्यूमन इसको ईजिली समझ सकता है।
लेकिन लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मशीन फ्रेंडली होता है, यानी कि इसको मशीन्स बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, हम इतना अच्छे से नहीं समझ सकते। हाई लेवल लैंग्वेज जो है लेस मेमोरी एफिशिएंट होती है। लेस मेमोरी एफिशिएंट से मतलब क्या है बताइए। लेस मेमोरी एफिशिएंट से मतलब है कि इसमें मेमोरी का ज़्यादा यूज़ होता है, जबकि लो लेवल जो होती है हाई मेमोरी एफिशिएंट होती है। अभी बताइए लो क्यों होती है, अभी आपको पहली स्लाइड्स में बताया था, क्योंकि इसको आपको क्या करना पड़ता है, उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है जिसमें CPU कंफर्टेबल है, उस कोड में तो मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी। लेकिन ये क्या है, हाई मेमोरी एफिशिएंट है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज उसी फॉर्मेट में लिखी होती है जिसमें CPU कंफर्टेबल होता है। ठीक है, इसको समझना बहुत इजी है, किन के लिए, ह्यूमंस के लिए, और इसको समझना बहुत टफ है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। डीबगिंग किस में ईजी होगी, जिस चीज़ को आप समझ सकते हैं उसी में ही एरर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भैया वो लिखा क्या है, वो लिख के कहना क्या चाह रहा है, तो उसकी क्या उसमें आप एरर फाइंड आउट कर सकें, नो, आप उसमें एरर फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसको मेंटेन करना बहुत इजी है, जबकि इसको मेंटेन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब होता है, वैसे तो मैंने आपको सारी डिटेलिंग पढ़ाई है, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ एज अ नटशेल। आपके पास लास्ट मोमेंट का टाइम है, अगर आप इनके 9 पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे तो आपका सारा हो जाएगा। तो आइए, हाँ, ये क्या है, पोर्टेबल होता है, यानी कि अगर आपने एक प्रोग्राम को किसी मशीन पे बनाया तो उसे दूसरी मशीन पे भी स्विच कर सकते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम पोर्टेबल नहीं होते। जब ये पोर्टेबल है यानी कि इसी वजह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये रन कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, मशीन डिपेंडेंट, ये मशीन पे डिपेंड करते हैं। जिस मशीन पे इन्हें बनाया गया है, इन प्रोग्राम्स को, उन्हीं पे ये चलेंगे। इनको अब एक चीज़ बताओ, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसको क्या है, मशीन नहीं समझ सकती। क्या आपका CPU हाई लेवल को समझ सकता है, नहीं, वो किसको समझ सकता है, सिर्फ 0 1 1 0 1 0। तो हाई लेवल को इसमें कन्वर्ट करने के लिए कोई ट्रांसलेटर तो चाहिए होगा, यानी कि कोई मिडिल पर्सन तो चाहिए होगा। वो यहाँ पे क्या होता है, कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होते हैं वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या करता है, सिंपल सा ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि हाई लेवल को आपको लो लेवल में, लो लेवल मतलब उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है जिसको कौन समझ सके, आपके बताइए, जिसको कौन समझ सके, मशीन समझ सके, CPU समझ सके। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग है। आज के टाइम में लो लेवल लैंग्वेज नहीं यूज़ होती। हाँ जी, सॉरी, पॉइंट रह गया। मैंने यहाँ पे तो ये बताया था कि भाई कंपाइलर और इंटरप्रेटर चाहिए हाई लेवल को लो लेवल में, पर आपको पता है लो लेवल लैंग्वेज कितनी तरह की होती है, 2 तरह की होती हैं। एक तो होती है बाइनरी वाली, यानी कि 1GL, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि मशीन लैंग्वेज में उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पर एक दूसरी क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज को भी जो आपका CPU है वो नहीं समझ सकता, तो उसमें भी कोई मिडिल पर्सन थी, उस मिडिल पर्सन को आपने क्या नाम दिया है, असेंबलर। ठीक है, इन अ नटशेल कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज जो है प्रोग्रामर फ्रेंडली है, लो जो है प्रोग्रामर फ्रेंडली नहीं होता। डीबगिंग इसमें इजी होती है, हाई लेवल में आप मेंटेन भी इजीली कर सकते हैं, पोर्टेबल भी होते हैं सेम टाइम पे। लो लेवल में इसका बिल्कुल उल्टा है, ये पोर्टेबल है हाई लेवल, तो इसी वजह से किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या हो सकती है, रन कर सकते हैं। सेम टाइम पे लो लेवल में इसी चीज़ की दिक्कत होती है। आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अब कोई यूज़ नहीं करता है। ठीक है, आइए अब हम जो मैं इतनी देर से ट्रांसलेटर गाना गा रही थी, फाइनली हम उस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। देखिए, अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपने जितना भी अभी तक टॉपिक पढ़ाया, हमने अभी तक, एक सेकेंड हम एक रिव्यू ले लेते हैं। हमने जो 1GL 2GL 5GL और हमने हाई और लो पढ़ा है। देखो इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें सबसे पहला तो बन सकता है कि आपकी जनरेशन को पूरा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, पहला तो जनरेशन के ऊपर बन सकता है। दूसरा डिफरेंस आ सकता है कि 1G और 2G में बता दो, या 2G 3G में बता दो, या किसी में भी डिफरेंस आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाई लेवल और लो लेवल में क्या बताओ, डिफरेंस बता दो। ठीक है, या फिर एक्सप्लेन कर दो हाई लेवल को, लो लेवल को एक्सप्लेन कर दो। और भाई देखो 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा, मैंने इसमें आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं साथ साथ वो भी बता दिए हैं।
सो दैट आपको आइडिया है। फाइनली हम उस टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जो मैं आपको मिडिल पर्सन कह रही थी कि समवन जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसलेट करके देता है। जैसे समझिए एक पर्सन है जिसको ट्रांसलेटर होता क्या है, रियल वर्ड में समझते हैं, प्रोग्रामिंग में छोड़ दो। एक पर्सन है जिसको इंग्लिश आती है, एक पर्सन है जिसको हिंदी आती है। आप देखो, सपोज एक पर्सन है, ठीक है, ये एक दूसरा पर्सन है। पहले हम ट्रांसलेटर से पहले एक जर्नल ट्रांसलेटर समझते हैं, ठीक है। ये तीसरा, इसको आती है सिर्फ हिंदी, भाई इसे नहीं आती कुछ भी इसको, और इसे सिर्फ इंग्लिश आती है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। अब इन दोनों को आपस में बात करनी है, यानी कि बोथ नीड टू टॉक, बात करनी है। पर इसको ना इसकी लैंग्वेज, मतलब इस पर्सन को इसकी लैंग्वेज नहीं आती और इसको इसकी लैंग्वेज नहीं आती, दोनों में से किसी को एक दूसरे की, इसका नाम सपोज ए है, इसका नाम सपोज बी है, ए को बी वाली लैंग्वेज नहीं आती है, बी को ए लैंग्वेज नहीं आती, तो बात तो उन दोनों को करनी ही करनी है। तो हमें एक मिडिल पर्सन या एक ट्रांसलेटर की नीड होगी जो इन दो, बी की बात ए तक पहुंचा दे, इंग्लिश में कन्वर्ट करते, और ए की बात बी तक पहुंचा दे। ये तो आपको रियल वर्ड का पता लग गया। रियल वर्ड में ट्रांसलेटर, मीडिएटर ये सब होते हैं ना। ऐसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज में भी, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में भी ट्रांसलेटर होता है। अब हमें ट्रांसलेटर की नीड क्यों पड़ी? पहले ट्रांसलेटर होते क्या? अब ऐसे समझिए, जो आप कोड लिखते हैं वो उसमें लिखेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल है, यानी कि नॉर्मली आप किस में लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में। और जो कंप्यूटर समझ सकता है लो लेवल भी 0 1। अब ये एक पर्सन है ए, ये पर्सन है बी, लेट सपोज। अब इसको सपोज आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, तो आपको देखिए ये लो लेवल है, ठीक है, कंप्यूटर तो यही समझ सकता है, तो आपको इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको अपने प्रोग्राम को रन कराना है। आप बना तो इसलिए रहे हो ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके, पर आप 0 1 में लिख नहीं सकते, तो आपको एक मिडिल पर्सन की नीड है, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं ट्रांसलेटर होता क्या है। जो प्रोग्राम जो है हाई लैंग्वेज, अब प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। यानी कि जैसे अभी तक मैं कह रही हूँ, जो भी प्रोग्राम आपने हाई लेवल में लिखा है उसको हमने एक नाम दे दिया है। वो नाम क्या है? सोर्स कोड। उसका नाम हमने क्या लिखा है? सोर्स कोड। जो भी प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड। अब इस सोर्स कोड को आपको मशीन कोड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। मशीन कोड वो कोड होता है जिसको आप CPU समझ सकता है, आप नहीं समझ सकते, पर मशीन कंफर्टेबल होता है, यानी कि मशीन कंफर्टेबल होता है। तो इसलिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है जो इस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। उसको आप क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर बोलते हैं। जो कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड को मशीन कोड में, उसके लिए आपको एक ट्रांसलेटर की नीड है, और उसी चीज़ को आप ट्रांसलेटर कहते हैं। ट्रांसलेटर टेक्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ सोर्स लैंग्वेज, यानी कि सोर्स कोड क्या है? जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको वो एज अ क्या लेता है? इनपुट लेता है, और उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू अ प्रोग्राम इन टारगेट लैंग्वेज एज अ आउटपुट। यानी कि टारगेट लैंग्वेज कौन सी है हमारी? टारगेट लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि क्या है? मशीन कोड है। आपकी क्या है? मशीन कोड है, ठीक है। इट ऑल्सो डिटेक्ट एंड रिपोर्ट्स द एरर ड्यूरिंग ट्रांसलेटर। मतलब ऐसे समझिए कि आपने सपोज आपने कोई कोड लिखा है, एक सेकेंड, आपने सपोज कोई कोड लिख दिया, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में आपने कोड लिखा है। सपोज अभी आपको नहीं समझ आएगा वो क्या है, मैं एक ही चीज़ बार बार लिख रही हूँ। सपोज मैंने इसको गलत लिख दिया, यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया, तो एक तो नॉर्मल सी बात है, ट्रांसलेटर करता क्या है? पहला काम क्या है? हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, यानी कि सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है? ये उस कोड में, टारगेट कोड में, यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सेकेंडली, ये ट्रांसलेशन के दौरान कुछ एरर आती है, यानी कि आपने हाई लेवल में कुछ गलती लिख दी। यहाँ पे studio.h लिखना था, यहाँ पे क्या लिखना था? studio.h लिखना था, और मैंने गलती से सिर्फ STDIO ही लिख के छोड़ दिया। अभी ये क्या होता है? अभी लेटेड भी करिए, अभी नहीं समझिएगा, जब आपकी प्रोग्रामिंग पोर्शन स्टार्ट होगा दैट टाइम। तो आपने कुछ
गलती कर दी हाई लेवल में, तो ये आपको ये भी बताएगा कि आपने ये गलती करी है, ऐसे गलती की है, ये चीज़ नहीं आनी थी या ये चीज़ आनी थी। तो आप इन अ नटशेल क्या कह सकते हैं, ट्रांसलेटर सिंपल सा एक मिडिल पर्सन है या मीडिएटर है जो सोर्स कोड यानी कि जो चीज़ हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी होती है उसी को हम सोर्स कोड कहते हैं, उस सोर्स कोड को हम मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला काम तो ये होता है। दूसरा, ये जो भी ट्रांसलेशन के दौरान कोई भी एरर डिटेक्ट होती है ये उसको भी बताता है। आइए अब इसका रोल जानते हैं, रोल क्या होता है ट्रांसलेटर का। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेटर, जो कि हमने पहली स्लाइड में पढ़ लिया। दूसरा है एक्सप्लेन, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया हुआ है, 2017-18 में और 18-19 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है व्हाट इज ट्रांसलेटर। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 1 मार्क्स में ही आए, 10 मार्क्स में पूरा आए। कई बार देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं व्हाट इज़ ट्रांसलेटर, व्हाट आर द रोल ऑफ ट्रांसलेट। छोटे छोटे क्वेश्चंस तो इनके बीच में बन रहे हैं, लेकिन जो बड़ा क्वेश्चन है 7 मार्क्स का अकॉर्डिंग टू योर न्यू AKTU सिलेबस, जिसमें कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन बैठता, पहले 10 मार्क्स के आते थे, लेकिन अब हाईएस्ट मार्क्स कितने का आएगा, 7 का। तो उसके हिसाब से तो आपका ये जो भी बैठ रहा है, तो ये बड़ा क्वेश्चन तो ये है, पर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब रोल क्या है ट्रांसलेटर का, कि ये जो है ट्रांसलेट करता है, कन्वर्ट करता है हाई लेवल प्रोग्राम इनपुट इनटू अ इक्विवेलेंट मशीन लेवल प्रोग्राम। यानी कि जो भी आपने इनपुट दिया है हाई लेवल प्रोग्राम, यानी कि जो आपने सोर्स कोड दिया है उसको ये जो ट्रांसलेटर है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जिसको कौन समझ सकता है, CPU। अब पहला पॉइंट तो आपका ये समझ आ गया। अब दूसरा क्या करता है, प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक मैसेज वेन एवर द प्रोग्रामर वॉयलेट्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ हाई लैंग्वेज प्रोग्राम। वॉयलेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी रूल को ब्रेक करना। अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या है। सपोज कोई प्रोग्राम को लिखने का, किसी इंस्ट्रक्शन को लिखने का कोई तरीका होता है कि आप इस तरीके से ही लिख सकते हैं। सपोज़ मैं समझाने के लिए बताती हूँ। अभी आप देखिए, ये ना प्रिंटफ एक फंक्शन है जो कि यूज़र से इनपुट लेता है। अभी क्या है, लेट इट बी। इसको लिखने का सपोज़ ऐसे तरीका है, ये करेक्ट तरीका है, पर गलती से मैं ऐसे लिख दूँ। अभी आप ये कहेंगे ये क्या है, अभी आप इसको मत समझिए, क्योंकि ये करेक्ट मतलब अभी आप कोडिंग पे मत जाइए। या मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो जो आपका ट्रांसलेटर है वो ये बोलेगा कि ये दोनों चीज़ें गलत हैं, आपने इसमें यहाँ पर ये नहीं लगाया है, यहाँ पे आपने ये पूरा ही गायब कर दिया है। तो वो आपको मैसेज सेंड करेगा कि भाई एक तो उसका काम क्या है, हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करना, यानी कि सोर्स कोड को टारगेट कोड में करना। दूसरा, ये आपको ये भी बताएगा कि आपने गलती कहाँ की है, आपने कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ परफॉर्म की हैं। ठीक है, यानी कि इसके 2 रोल हैं, ये याद रखिएगा, ये आपको वैसे भी यूज़ आएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे 3 तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हम इन तीनों को बारी बारी पढ़ते हैं कि इन तीनों का क्या रोल है और ये कैसे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, जैसे पता है एक्सप्लेन असेंबलर, एक्सप्लेन कंपाइलर, एक्सप्लेन ट्रांसलेटर। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है सिंपल कि एक्सप्लेन असेंबलर, ठीक है, 2-2 मार्क्स में, या कंपाइलर या ट्रांसलेटर। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं और कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर, और डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर नहीं है यहाँ, दूसरा क्या, इंटरप्रेटर।
डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर इंटरप्रेटर और डिफरेंशिएट बिटवीन असेंबलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंशिएट आ जाता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी डिफरेंशिएट आए तो आप कोशिश कीजिएगा टेबुलर फॉर्मेट में लिखें, टेबल बना के लिखें। इट विल बी वेरी इफेक्टिव एंड वो आपको ज़्यादा मार्क्स प्रोवाइड करेगा रेदर देन अगर आप ऐसे नहीं, अगर आप नॉर्मली लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट फिर ऐसे करके लिख देंगे, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। आप जो है जब भी क्वेश्चन आए डिफरेंशिएट बिटवीन और कंपेयर, जब भी ये दो लाइन लिखी आए कंपेयर और डिफरेंस, तो कोशिश कीजिएगा कि टेबुलर फॉर्मेट में ही बनाएं। इट विल बी वेरी इफेक्टिव और चांसेस होते हैं कि अगर 2 मार्क्स में है या 5 मार्क्स में तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर पहला पढ़ते हैं। ट्रांसलेटर हमारा असेंबलर। असेंबलिंग, देखो ये एक असेंबलर क्या होता है, ये एक ट्रांसलेटर है जो यूज़ होता है ट्रांसलेट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड। ये क्या है, असेंबलर। असेंबलर क्या होता है, जो कि क्या करता है, जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है उसे किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। आपको किस में कन्वर्ट करके देता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ये असेंबली एक कोड दे रखा है, असेंबली लैंग्वेज का एक कोड दे रखा है जिसको असेंबलर जो है मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में 00110, जिसको सीपीयू जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, आइए हम दूसरे उसके बारे में, ट्रांसलेटर के बारे में जानते हैं। दूसरा है कंपाइलर। कंपाइलर भी क्या है, एक ट्रांसलेटर ही है जो यूज़ होता है कन्वर्ट करने के लिए उन प्रोग्राम्स को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, उनको आप किस में कन्वर्ट करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में। यानी कि कंपाइलर क्या है, ये एक तरह का क्या है, ट्रांसलेटर ही है जो कि क्या करता है, जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होती है, यानी कि जो भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसको कन्वर्ट किस में कर देता है, लो लेवल लैंग्वेज में। देखो जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड। कंपाइलर उसे किस में कन्वर्ट करके देता है, लो लेवल में, यानी कि एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, यानी कि उसको दूसरा नाम क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। यानी कि जो प्रोग्राम 01 में लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, या तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जिसे सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है, या उसका दूसरा नाम क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। आई थिंक पहली लाइन आपको क्लियर हो गई होगी कि इसका मतलब क्या है। अब हम दूसरी लाइन का मतलब समझते हैं। ये अब पहले आप समझिए, इस लाइन को समझ, जैसे सपोज इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला काम तो क्या है कि भाई वो हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। दूसरा काम समझिए, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है हाई लेवल में जिसमें कितनी लाइन है, 5 लाइन है, तो सारी लाइंस को ये एक साथ कंपाइल करेगा और बता देगा कि आपकी पहली लाइन में एरर है, आपकी चौथी लाइन में एरर है और क्या एरर है वो भी बताएगा। यानी कि ये क्या करेगा, आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है या जो भी प्रोग्राम लिखे हुए हैं टोटली वो सारे एक साथ कंपाइल करेगा और बताएगा इन 5 लाइन में से कौन कौन सी लाइन में एरर है और उस पर्टिकुलर लाइन में क्या एरर है, किस तरह की एरर है। यानी कि ये ट्रांसलेट कर देता है पूरे प्रोग्राम को, यानी कि पूरे प्रोग्राम को सोर्स कोड में किस में कन्वर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में, और रिपोर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम में क्या क्या एरर आई हैं ट्रांसलेशन के दौरान, यानी कि आपने क्या क्या गलत लिखा है। हाई लेवल में लिखने का कोई तरीका होगा, कोई रूल्स होंगे, आपने उन रूल्स को कौन कौन सी लाइन में वॉयलेट किया है और क्या वॉयलेट किया है वो आपको बताता है, ताकि आप उन एरर्स को सही से चेंज कर सके। दूसरा क्या, इनका एग्जाम्पल क्या है, बोल्ड टर्बो सी, जीसीसी, सी लैंग, ये आपके 3 कंपाइलर हैं जो
कि मोस्टली यूज़ होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम आपने हाई लेवल में लिखा हुआ होता है उसे ये कन्वर्ट कर देते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। और सेकेंडली जो भी आपने प्रोग्राम लिखा हुआ होता है उसमें जितनी भी लाइन्स हैं उन लाइन में से कौन कौन सी लाइन में एरर्स है, एक तो ये बताता है, और उन पर्टिकुलर लाइन में क्या क्या एरर है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये भी एक तरह का क्या है, ट्रांसलेटर है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है, लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, इतना चीज़ समझ आया। इंटरप्रेटर जो है लाइन, जैसे अभी आपने समझा था कंपाइलर क्या करता है। देखिए आपका एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, पांच लाइन है, तो कंपाइलर क्या करता था, सारा एक साथ ले लिया और आपको बताया कि कौन कौन सी लाइन में एरर है और उस लाइन में कोई एरर है तो किस तरह की एरर है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो पहले पहली लाइन को चेक करेगा। सपोज पहली लाइन को चेक किया, उसमें कोई एरर नहीं है, ओके फाइन। सब उसने दूसरी लाइन को चेक किया, उसमें एरर है, तो वो वहीं पे रुक जाएगा और आपको इन्फॉर्म करेगा कि सेकंड लाइन में एरर है और वो एरर का नेम बताएगा कि एरर क्या है। आपने सिंटेक्स में एरर की है, गलत लिखा है, या कोई कहीं पे कॉमा सेमीकोलन छूट गया है। ठीक है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है हाई टू लो, लाइन बाय लाइन करता है और रिपोर्ट द एरर वंस इज एनकाउंटर, यानी कि वो लाइन टू लाइन सब कुछ कन्वर्ट करता है। पहली लाइन को हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करेगा। हाई लेवल में जब वो कन्वर्ट कर रहा होगा उस टाइम पे से जब वो लो लेवल में कन्वर्ट कर, वो चेक करेगा कि जो हाई लेवल में लिखे हुए हैं इंस्ट्रक्शन उनके रूल्स प्रॉपर हैं या नहीं, या उनको सही तरह से लिखा गया है या नहीं, उनमें कोई एरर तो नहीं है। अगर उनमें कोई एरर नहीं होती है तो उन्हें वो लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर कोई एरर होती है तो वो आपको बोलता है, पहली बात तो वो वहीं पे रुक जाता है कि भैया पहले आप इस लाइन में एरर, सपोज इस लाइन में एरर है सेकंड में, तो पहले वो बोलेगा कि सेकंड लाइन में एरर है, पहले आप इस लाइन में आपको बोलेगा जाके कि भैया सेकंड लाइन में एरर है और ये एरर है, पहले आप इस एरर को कंप्लीट कीजिए तब मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे आपसे बोला जाता है ना एक बार, तो आप काम कर लाओ सारा यूनिट का, पाँचों यूनिट का, और मैं आपका एक साथ चेक कर दूँ। या फिर आपसे पहली यूनिट का काम करके लाओ, मैं चेक करूँगी, उसमें जो गलती होंगी अपडेट कर लेना। ठीक है, इंटरप्रेटर उस तरह से काम करता है कि लाइन टू लाइन आपके प्रोग्राम के कोड को चेक करेगा और उसे हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट कर देगा। अगर किसी लाइन में गड़बड़ है तो आपको बताएगा, आप उसमें चेंज करेंगे, देन वो उसे कन्वर्ट करेगा। ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन द सोर्स प्रोग्राम व्हेन इनपुट इज गिवन बाय द यूज़र, यानी कि जब इनपुट यूज़र के द्वारा दिया जाता है तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है वो ऑपरेशंस को जो कि सोर्स कोड में लिखे हुए या दिए जाते हैं। ये बेटर एरर डायग्नोस्टिक देता है, कंपाइलर से ज़्यादा डायग्नोस्टिक ये बेटर करता है। अब इसका रीज़न क्या है, ऐसे समझो, देखो आपको बहुत सारी एरर्स हैं, ठीक है, ये कंपाइलर के थ्रू है, ये सपोज 1 2 3 4। अब एक चीज़ बताओ, आपका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे 5 लाइन तो होंगी नहीं, वो बहुत सारी लाइन्स होंगी, है ना, बहुत सारी लाइन होंगी। तो जो कंपाइलर है वो क्या करता है, वो एक साथ सारा कंपाइल कर देगा और आपको एक साथ बताएगा कि 2 और 4 में 5 में इन में एरर है। तो आपको ढूंढने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और आपको उन्हें सही करने में भी टाइम लगेगा। अब ऐसे बताओ, अगर एक प्रोग्राम में 100 लाइन्स हैं या 1,00,000 लाइन है, तो आपको 1,00,000 कोड में से सपोज 1,00,000 लाइन में से आपके 1,000 एरर है, तो आपको 1,000 एक लाइन ऑफ 1,00,000 की लाइन्स में ढूंढने में टाइम लगेगा। लेकिन सेम टाइम पे इंटरप्रेटर क्या करता है, वो पहली लाइन को चेक करेगा, पहली लाइन एरर नहीं है तो ठीक है, दूसरी लाइन चेक करेगा, दूसरी लाइन में एरर है तो वो आपको बताएगा। जब वो आपको बताएगा तो आप साथ साथ चेक करते रहेंगे, तो आप एरर्स को ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे कंपाइलर के कंपैरिजन में। इसलिए इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन टू लाइन चेक करता है, कंपाइलर क्या करता है, सारे कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देता है और उसमें एरर बता देता है। बेटर या ईजिली उसमें एरर को फाइंड आउट करना किस में बेटर है,
इंटरप्रेटर में। क्यों? क्योंकि लाइन टू लाइन बताता है, और लाइन टू लाइन, और वो क्या करता है, एक साथ कौन कौन सी लाइन में क्या आ रहा है, तो उसमें ढूंढने में हमको टाइम लगता है। चलिए अब हम थोड़ा सा उसका अगला पढ़ते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा समझिए, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या डिफरेंस है, आप देख रहे हैं 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, यानी कि ये कई सालों से आता हुआ है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको प्लीज़ आप पढ़िएगा, क्योंकि ये समझिए, ऐसा समझिए, या तो ये 2 मार्क्स में आ जाएगा या फिर किसी क्वेश्चन के साथ ये लिख के आएगा। तो किसी क्वेश्चन के साथ लिख के आएगा या उसमें आएगा तो बेटर रहेगा ना कि आप दोनों तरह से करिए, क्योंकि बिकॉज ये नहीं पता चलता है कि क्वेश्चन आ जाए। आपके लिए 2 मार्क्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ते हैं। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक कहिए जिनके बेसिस पे हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या करेंगे, डिफरेंस। इनपुट, यानी कि ये पूरा प्रोग्राम एक साथ ले लेता है, एक साथ ही सारे प्रोग्राम को क्या कर देता है, कंपाइल कर देता है। ये क्या करता है, सिंगल लाइन ऑफ कोड, यानी कि लाइन ऑफ कोड मतलब ये जो लाइंस है, सिंगल लाइन को लेगा, एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन को लेगा, पूरा प्रोग्राम नहीं लेता है। ये क्या जनरेट करता है, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, जबकि ये कोई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता, क्योंकि ये पूरा ऐसा समझिए कि ये क्या करता है, एक लाइन ली, एक लाइन को उसमें कन्वर्ट कर दिया, दूसरी लाइन ली, दूसरी लाइन में कन्वर्ट कर दिया इंटरप्रेटर ने, तो इसे किसी ऑब्जेक्ट कोड यानी कि इंटरमीडिएट कोड की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसको ज़रूरत होती है क्योंकि पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करके आपको देता है। ठीक है, वर्किंग मैकेनिज्म, जो इसमें कंपाइलेशन है वो एग्जीक्यूशन से पहले हो जाता है। अब मतलब पहले आप किसी चीज़ को रन करते हैं, रन से पहले आप चेक करते हैं ना कि उसमें कोई एरर है या नहीं, और उसे आप उस लैंग्वेज में, मतलब आप समझिए, आप ये एक हाई लेवल है, हाई लेवल से पहले आपने लो लेवल में कन्वर्ट कर दिया कंपाइल करके उस लैंग्वेज में, जिसमें कि क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम जो कंपाइलर है पूरा प्रोग्राम उठाएगा और पूरे प्रोग्राम को लो लेवल में कन्वर्ट कर देगा एक साथ। तो इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है। तो यानी कि पहले कंपाइलेशन हो जाती है। कंपाइलेशन मतलब एक तो इसमें पहली चीज़ ये फाइंड आउट हो जाती है कि जो हाई लेवल में आपने प्रोग्राम लिखा है उसमें कोई एरर ना हो, और दूसरी चीज़ ये क्या करता है, ये सारे ही प्रोग्राम को आपने जो हाई लेवल में लिखा है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको सीपीयू समझ सके। लेकिन इसमें कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन साथ साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है। इसका मतलब क्या है कि सपोज़ वो पहली लाइन लेगा, जैसे सपोज़ इंटरप्रेटर कर रहा है तो वो 3 लाइन है आपके प्रोग्राम में, तो पहली लाइन लेगा, पहली लाइन को चेक करेगा कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, एरर नहीं है, उसे साथ साथ क्या करेगा, लो लेवल में कन्वर्ट करेगा और सीपीयू से क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करेगा। फिर इंटरप्रेटर दूसरी लाइन लेगा, दूसरी लाइन में चेक करेगा कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर नहीं है तो भाई वो क्या करेगा, उसे फिर से कन्वर्ट कर देगा किसमें, लो लेवल में, और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या करता है, जो इंटरप्रेटर होता है एक एक लाइन को कर रहा है। जब वो एक एक लाइन को वन लाइन को कर रहा है तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा, और एक क्या कर रहा है, एक साथ सारी चीज़ें कर रहा है। तो कंपाइलर फास्टर होता है इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में, इंटरप्रेटर स्लोअर होता है कंपाइलर के कंपैरिजन में। अब इसमें क्या है, इसमें क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट कोड बनता है, यानी कि एक वैसा कोड बनता है जिसमें जो कि कन्वर्टेड फॉर्म होती है हाई लेवल की, वो फॉर्म होती है जिसको मशीन समझ सके। यानी कि एक ही चीज़ की 2 कॉपी बन रही है तो इसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसमें लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? इसमें इंटरमीडिएट कोड कोई भी जनरेट नहीं होता है। इसमें जितनी भी आपके प्रोग्राम में एरर होती है वो कंपाइलेशन के बाद एक साथ दिख जाती है, यानी कि पूरे उसको उठाएगा, उसमें चेक करेगा कितनी एरर्स है और आपको दे देगा। इसमें हर एक लाइन की जो एरर होती है वो डिस्प्ले होती है कि पहले
पहली लाइन में एरर है तो पहली लाइन में, फिर दूसरी लाइन की एरर है तो दूसरी लाइन में। उसके बाद जब दूसरी लाइन की एरर ठीक हो जाएगी तो उसे वो कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद वो तीसरी लाइन पे आएगा। इसमें एरर डिटेक्शन डिफ़िकल्ट होता है, इसमें ईजी होता है। ये आपको मैंने बताया था क्यों, क्योंकि भाई जब आप लाइन टू लाइन चलेंगे तो आपको पता होगा ना कि भाई जब ये पहली लाइन तो मेरी सही हो गई, अब मेरी दूसरी लाइन में ही एरर, तो आप उस पर ध्यान से देखेंगे और आप जल्दी से एरर फाइंड आउट कर। लेकिन अगर आपसे 1,00,000 लाइन है, एक लाइन को सारी एक साथ दे दी हैं एरर, तो आपको ढूंढते ढूंढते टाइम तो लगेगा ना, तो इसमें डिफ़िकल्ट। इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? C++, C#, ये कंपाइलर यूज़ करती है, और जबकि इंटरप्रेटर PHP, पर्ल, पाइथन, रूबी, ये सब इंटरप्रेटर का यूज़ करती है। यानी कि जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे सब्जेक्ट में वो कंपाइलर है। अब इन नटशेल आप क्या कह सकते हैं? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्या हैं? आपके ट्रांसलेटर हैं। ये दोनों क्या हैं? आपके ट्रांसलेटर्स हैं, जो दोनों क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। दोनों ही क्या हैं? ट्रांसलेटर हैं, दोनों ही कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कंपाइलर फास्ट है, इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो है। कंपाइलर क्या करता है? सारे जो भी प्रोग्राम हैं, आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम में, सबको एक साथ उठाएगा, उससे एक ऑब्जेक्ट कोड में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी एरर है, आपको एक साथ बता देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन टू लाइन करता है, उसमें कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली चलता है। कंपाइलर कोई ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं करता है, इसलिए कंपाइलर जो है ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करता है, इसलिए मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जबकि इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता, इसलिए लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करिएगा। होप यू लाइक दिस एंड थैंक यू सो मच।